हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर 6, सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, पार्ट 2। और उसमें आज डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हमारा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं हम, क्योंकि आगे हमने ऑलरेडी देख चुका है भी कैसे वो सोशल चेंजेस इन यूरोप हुए थे। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी, हर्ष बंसल, IRS। तो पहले ये सेशन शुरू करने से पहले मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें सोशियोलॉजी के लेक्चर्स का, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी है जो ये वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वही है, एक विजन के साथ है भी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, भी हर एक को एजुकेशन मिले। तो ये सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन फर्स्ट यूनिट, और उसमें पहला जो है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमने मॉडर्निटी देख लिया था। सोशल चेंज इन यूरोप पार्ट 1 में देखा था रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक्सेट्रा। तो इसलिए सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में सिर्फ दो चीजें और रह गई थी जो हमने स्टडी करनी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, 2 सेशन लेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं। तो ये मैंने आपको डायग्राम बताई थी, विद डार्क एजेस थे, तो डाउन ऑफ मॉडर्निटी एंड इट्स फॉल आउट। तो मॉडर्निटी क्या हुआ, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसके कारण कुछ सोशल चैलेंजेस आए। उन सोशल चेंजेस के जो भी थे आंसर करने के लिए न्यू डिसिप्लिन चाहिए था, जिसमें इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट हो, वो एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को लेकर गया। तो आज हम देखते हैं हमारा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक पॉलिटिकल मॉडर्निटी जो थी सोसाइटी में, वो कैसे लेकर आए। तो मैंने आपको बताया था, आपको अगर मेरा पहला लेक्चर पता देखा होगा, तो मैंने बताया था ट्रेडिशन सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी, लॉ, रिलीजन या किंग, मॉडर्न सोसाइटी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ट्रेडिशन सोसाइटी, मोनार्की, जहां पे डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, फ्यूडल, और जहां पे कैपिटलिस्ट। ट्रेडिशन सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में। फिर उसके बाद सोसाइटी, हायरार्की, यहाँ पे इक्वालिटी। तो हम देखते हैं बीच फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस ट्रेडिशन सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी में कैसे कन्वर्ट किया। तो व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन? द फ्रेंच रेवोल्यूशन which erupted in 1789 marked a turning point in the history of human struggle for freedom of equality. It put an end to age of feudalism and ushered a new order of a society. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या है, जो इन्होंने आइडियाज दे, जो बात कर रहे हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ये चीजें, ये सब क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो एक सोसाइटी को नए एक आइडियल दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में बना, तो हमने भी वो आइडियल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर हमारे प्रियम्बल में है। और जब इक्वालिटी की बात होती है, इसलिए इक्वालिटी के उसमें सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, जो होमोसेक्सुअलिटी थी। एंड जो सबरीमला टेम्पल एंट्री थी, वो एक इसी इक्वालिटी के कारण हम सबरीमला टेम्पल एंट्री जो सुप्रीम कोर्ट ने थी वो अलाउ की थी। एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज किया। तो ये सब कुछ क्या है, इक्वालिटी के कारण है।
एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो ये सब आइडियाज एक फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए। और इधर इक्वालिटी आई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने से पहले हम देखते हैं वहां पे क्या थी, सोसाइटी कैसी थी। तो फ्रांस में क्या था, स्टेट सिस्टम था। स्टेट सिस्टम में क्या है, सोसाइटी को तीन उसमें डिवाइड किया हुआ था, तीन स्टेटस में, थ्री स्टेटस। फर्स्ट स्टेट कौन था, रोमन कैथोलिक क्लर्जी, जो भी प्रीस्ट थे वो सब फर्स्ट स्टेट में थे। सेकंड में कौन थे, नोबल्स, जो भी ब्यूरोक्रेट्स, अरिस्टोक्रेट, जो भी नोबल्स थे, किंग, क्वीन, वो सब कहाँ थे, सेकंड स्टेट में थे। और थर्ड स्टेट में क्या थे, बुर्जुआस, वेल्थी मर्चेंट्स एंड स्किल वर्कर्स, सिटी वर्कर्स एंड पीजेंट्स। तो ये देखिए ये थर्ड स्टेट, ये सेकंड स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट। तो अगर आप देखोगे इन दोनों स्टेट्स को क्या है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन इनकी लाइफ बहुत लैविश होती थी, इनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। तो ये फ्रेंच स्टेट सिस्टम था। तो ये देखिए जो क्लर्जी थी उसमें क्या था, द चर्च कस्टमाइज लॉ एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन टैक्सेस। नोबिलिटी, ये सब क्या थे, अब जहां पे 27 मिलियन पीपल, एक तरफ 27 मिलियन पीपल हैं और एक तरफ सेकंड यहाँ पे देखिए 1,20,000 से 3.5 लाख लोग, और जहां से 1,30,000 लोग। तो ये इतने लोग मिलके इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेट सिस्टम सिर्फ फ्रांस में था, कहीं और भी है। ऐसा सिस्टम तो कहीं और भी है, जहाँ पे जो रिलीजियस हैं वो ऊपर हैं, फिर वो आते हैं, किंग्स आते हैं, फिर नीचे जो भी हैं, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, वो सब आते हैं। तो ऐसा सिस्टम, सेम सिस्टम हमारे इंडिया में भी था, जिसको हम बोलते हैं बर्ना सिस्टम। तो देखिए जो फ्रेंच स्टेट सिस्टम था वो इधर ही हमारे यहाँ पे भी था। ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, एकेडमिक्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वॉरियर्स, किंग्स, बैश, मर्चेंट्स, लैंड ओनर्स एंड शूद्रा, कॉमनर्स, पीजेंट, सर्वेंट। तो स्टेट सिस्टम एक तरह का स्टेट सिस्टम, हमारा जो इंडिजिनियस स्टेट सिस्टम है, जिसको हम बर्ना सिस्टम बोलते हैं। तो प्लीज एक बात याद रखना आप, जो ये शूद्रा होते हैं, जो अनटचेबल्स, जो दलित जिनको बोलते हैं, वो इस वर्ना सिस्टम से बाहर हैं, क्योंकि इनको बोलते हैं स्वर्णा और इनको बोलते हैं अवर्णा। जो वर्ना सिस्टम से बाहर हैं, आउट आउट ऑफ कास्ट, स्ट्रीट स्वीपर, लैट्रिन क्लीनर्स, जो भी जो मैन्यू स्कैवेंजिंग के जो भी होते हैं, तो जिनको अनटचेबल्स बोलते हैं, वो वर्ना सिस्टम से बाहर हैं। तो जो जिनको हम दलित बोलते हैं तो देखिए ये कैसे जो दोनों क्लास मिलके जहां पे एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी और इन अनटचेबल्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी। इसी को क्वेश्चन करने के लिए जब एक रेवोल्यूशन आई थी हमारे जहाँ पे, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म मूवमेंट। तो जहां जहां एक्सप्लॉइटेशन होगा, एक टाइम पे जब वो एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा तो रेवोल्यूशन होगी ही होगी। तो जहां पे देखिए थर्ड स्टेज को मिलके सभी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो लेकिन मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, ये हम रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेवोल्यूशन का। तो रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स। पहले तो क्या होता है, किसी भी कंट्री की या सोसाइटी की इकोनॉमी जब वीक होती है, तो पॉलिटी का कंट्रोल उस पर वो लूज होने लग जाता है। तो जब इकोनॉमी वीक होगी, क्योंकि इकोनॉमी ऑलवेज लीड टू, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी वीक, एम्पायर वीक तो रेवोल्यूशन, काफी ज्यादा वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर आप देखिए डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर,
डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये सब जहां का क्यों एम्पायर बड़े बड़े वो हुए, डिक्लाइन हुए, क्योंकि इकोनॉमी उनकी वीक हो गई थी। एक बार रीजंस पढ़ना आप इनके, बाय डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, बाय डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो उनकी जब इकोनॉमी वीक हुई, एम्पायर वीक हुआ। जब इकोनॉमी वीक होती है तो पॉलिटी रेस्टलेस हो जाती है। 2011 इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट के टाइम क्या था, इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, तो पॉलिटी रेस्टलेस हुई, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था, पॉलिटिकल कंट्रोल था वो वीक होने लगा, सोसाइटी सोसाइटी के लोग सफर करने लगे। फिर आते हैं इंटेलेक्चुअल्स जो बताते हैं भी आपको क्या करना चाहिए। जैसे तो इधर भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स आए होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे कि हमारे जहां पे आए थे जब एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जी। तो ये सब, तो वो सोसाइटी को फिर क्या होती है, मोबिलाइजेशन होती है। ये रेवोल्यूशन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ ए रेवोल्यूशन। इसको आप कहीं भी लगा लो, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में फॉर्मूला लगा दो। इकोनॉमी वीक होगी, फिर पॉलिटिकल वो कंट्रोल जो है वीक होने लगेगा, फिर इंटेलेक्चुअल्स आएंगे जो बात करेंगे भी क्या करना चाहिए, और सोसाइटी क्या करेगी, मोबिलाइज करेगी और एक नया चेंज आएगा। क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब ही ये है भी स्ट्रक्चर को पूरी तरह आपने चेंज कर देना। इस रेवोल्यूशन का फॉर्मूला आप भले ही अमेरिकन रेवोल्यूशन में लगा लीजिए, भले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में लगा लीजिए, भले ही आप रशियन रेवोल्यूशन में लगा लीजिए, तो ये रेवोल्यूशन का फॉर्मूला है, प्लीज आप याद रखिए। भी इकोनॉमी वीक होगी, पॉलिटिकल कंट्रोल लूज होगा, इंटेलेक्चुअल जाएंगे एंड सोसाइटी मोबिलाइज होगी। तो आपको बस रेवोल्यूशन में देखना भी इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या थे, फिर पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या थे, फिर इंटेलेक्चुअल का क्या रोल था, एंड सोसाइटी कैसे मोबिलाइज हुई, बस दैट्स इट, आपकी रेवोल्यूशन खत्म। तो फर्स्ट स्टेट कंसिस्टेड ऑफ clergy which was stratified into higher clergy such as cardinal, archbishops and bishops and abbots। तो ये हम देखते हैं भी स्टेट सिस्टम में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट कंसिस्ट ऑफ नोबिलिटी। देयर वर टू काइंड्स ऑफ नोबल्स, द नोबल्स ऑफ स्वॉर्ड एंड नोबल्स ऑफ रोब। तो नोबल्स ऑफ स्वॉर्ड्स को कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे, नाइट्स थे। तो सेम सिस्टम हमारे जहां पे था, जमींदारी सिस्टम। ये देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार एंड पीजेंट्स। तो पीजेंट्स को जो एक्सप्लॉइट करते थे वो जमींदार एक्सप्लॉइट करते थे। इंडिया में था ये जमींदारी सिस्टम। हमारे जहां पे तीन जो सिस्टम थे, जमींदारी था, रियायतवाड़ी एंड महलवाड़ी। जब हम पेपर 2 में देखेंगे तो पेपर 2 में हम इनकी एनालिसिस करेंगे। तो एक बार आप याद रखना, जो जमींदार थे जो वो पीजेंट्स थे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, एंड पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो इसीलिए जब 1950 हुआ हमने सबसे पहले एबोलिशन ऑफ जमींदारी किया। तो थर्ड स्टेट कंसिस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूड द पीजेंट्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस एंड अदर्स। देयर वाज a vast difference between the condition of peasants and that of clergy and nobility. The peasants worked day and night but were overloaded with so many taxes that they lived a hand to mouth existence। ये देखिए, ये देखिए, तो एक डायग्राम में दिखाया हुआ पीजेंट्स कितना एक्सप्लॉइट किया भी, उसकी बैक पे ये जो किंग है और जो वो है नोबल्स हैं, क्लर्जी है, वो सारी उसकी बैक पे, क्योंकि सारा टैक्स इसको पे करना पड़ता है पुअर पीजेंट को। तो इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन था। तो जब एक्सप्लॉइटेशन होता है तो अभी एक्सप्लॉइटेशन तो रशिया में भी है, सॉरी चाइना में भी है, क्योंकि चाइना में कोई राइट्स नहीं है। अभी हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो चाइना में कोई राइट्स नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, स्टेट बहुत पावरफुल है। लेकिन वहां पे रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही, वहां पे रेवोल्यूशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ई इज इक्वल टू ई है, इकोनॉमी अभी उनकी अभी भी स्ट्रांग है। अगर इकोनॉमी वीक होगी तब वो बोलेंगे, लेकिन अभी इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है। अगर आप उनको बोलोगे भी डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि टीएम स्क्वायर का जब इंसिडेंट हुआ था, चाइनीज गवर्नमेंट ने उन पर टैंक चढ़ा दिए थे। तो अगर आप उनसे बोलोगे भी डेमोक्रेसी चाहिए चाइना वालों को, वो कहेंगे नहीं भाई हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उनको कुछ नहीं लेना डेमोक्रेसी से, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो इसीलिए चाइना में अभी रेवोल्यूशन नहीं हो रही। काफी लोग पूछते हैं चाइना में रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, स्टेट इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते, पुलिस स्टेट है, सर्विलेंस इतना ज्यादा है। तो क्योंकि वहां की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। जब इकोनॉमी थोड़ी सी वीक होगी, वहां पे रेवोल्यूशन अपने आप होगी। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो फ्रेंच, अभी हमने देखा जो सोसाइटी थी वो कैसे थी, थर्ड स्टेट सिस्टम। अब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या थे,
जो जहां पे बॉर्बन डायनेस्टी थी, तो उससे पहले एक कंसेप्ट समझिए, डिवाइन किंग, राइट, डिवाइन किंग। तो ये किंग जेम्स वन, उन्होंने कहा था द स्टेट ऑफ मोनार्की इज द सुपरमोस्ट थिंग अपॉन अर्थ, फॉर किंग्स आर नॉट ओनली गॉड्स lieutenant अपॉन अर्थ, sit upon God's throne, but even by God himself they are called gods। तो जो मोनार्क होता था वो बोलते थे भी के गॉड का अर्थ पे रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका डिवाइन राइट है लोगों पे रूल करने का। तो इसीलिए क्या था, किंग क्या था, लॉ था, किंग ही वो जुडिशरी था, किंग ही एग्जीक्यूटिव था। तो सारी पावर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर किंग के पास थी। किंग ने जो बोल दिया वो लॉ है, किंग ने जो बोल दिया वो इंसाफ है, किंग ने जो कह दिया वो ऑर्डर है। तो किंग ही सब कुछ था जहां पे। तो ऐसा नहीं है जो डिवाइन राइट थ्योरी ये हमारे इंडिया में भी था, देवराज कंसेप्ट इन इंडिया, गॉड किंग। तो देवराज कंसेप्ट इंडिया में भी था, फिर डिवाइन किंग का जो कंसेप्ट वेस्ट में था वो देवराज का कंसेप्ट हमारे इंडिया में भी था। तो जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, तो बॉर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे, लुइस 15, लुइस 16, तो जो किंग थे, लुइस 15 ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, क्योंकि लुइस 15 ने इतने वॉर्स लड़े, इतने वॉर्स लड़े, उसको पता था भी फ्रांस जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्ट में है। तो उसने बोल दिया था मेरे बाद ये क्या होगा जहां पर रेवोल्यूशन होगी। और लुइस 16 को पता था भी जितना है कर लो ऐश, क्योंकि उनको पता था, लुइस 16 कहता था मेरे बाद जहां पे कोई किंग ही नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे मैच्योर होते हैं, कुछ लोग ऐसे मैच्योर होते हैं, और इसको ही मैच्योरिटी लुइस 16 को, उनको पता था कि अब जो ऐश कर सकते हो वो कर लो, इसके बाद कुछ नहीं रहना। तो ये थी पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या थे, वीक इकोनॉमी। इकोनॉमी वीक क्यों हुई, वॉर्स, बहुत ज्यादा वॉर्स लड़े आपने, इन्होंने फ्रांस में इतने ज्यादा वॉर्स लड़ रहे थे, ऊपर से जो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो किसके बीच में लड़ा जा रहा था, जो अमेरिकन वर्सेस ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर दुश्मन थे फ्रांस के, तो दोस्त का दुश्मन का दो, क्या कहते होते हैं, जो दूसरे बंदे का हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो जहां पे फ्रांस ने जो बहुत ज्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत ज्यादा फंड दिया, आर्मी दी, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, आप किसी का बुरा करने जाते हो आपका खुद का बुरा भी हो जाता है। तो यही जहां पे फ्रांस के साथ हुआ। तो मैंने सोचा था कि ब्रिटेन को एक बार हम करेंगे, लेकिन बाद में यही अमेरिकन रेवोल्यूशन बाद में रीजन बन गई फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो जो इकोनॉमी वीक थी, अब इकोनॉमी वीक होने लगी है, तो देखिए ई ब्रेक वीक होने लगा है, इकोनॉमी वीक हुई तो एम्पायर वीक होगा। अब ये देखिए जहां पे इतनी ज्यादा इकोनॉमी वीक हो गई थी, लेकिन जो उनकी क्वीन थी मैरी एंटोनिनेट, तो वो कह रही थी इफ द पीपल हैव नो ब्रेड लेट देम ईट केक। मीन इतनी ज्यादा बेवकूफी की बात कर रहे थे जे, भी लोगों के पास ब्रेड खाने के लिए नहीं है तो केक कहां से लेकर आएंगे। तो इफ द पीपल हैव नो ब्रेड लेट देम ईट केक। तो जब ऐसी बातें करेंगे, जब किंग एंड क्वींस ऐसी बातें करने लग जाएंगे, अगर आज आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं लोगों को दाल नहीं मिल रही खाने को, जहाँ बेसिक रोटी नहीं मिल रही, या कहीं भी अगर इनके पास दाल या चावल नहीं है खाने के लिए तो इनको पिज्जा खाने दो, पिज्जा बर्गर खाने दो। तो लोग ऑब्वियसली रेवोल्यूशन करेंगे भी, तो आप मजाक उड़ा रहे हो हमारा। तो ऐसे, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने बताया भी, जो अमेरिकन वो थी एक कॉलोनीज थी, उन्होंने ब्रिटेन से वो करनी थी, फ्रीडम लेनी थी, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे इसमें क्योंकि हमने चेंजेस इन यूरोप देखने हैं। अभी चेंजेस इन यूरोप क्या थे, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, GS1 आपका वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो उसमें देख लीजिएगा आप। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के जो अदर टॉपिक्स हैं, रेनेसांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हम इधर भी पूरे कर देंगे। तो मैंने बताया, अब देखिए सोसाइटी देख ली, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है सोसाइटी में, इकोनॉमी वीक हो रही है,
जो किंग्स हैं उनका अपना इतना कंट्रोल नहीं है, तो अब इंटेलेक्चुअल जाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस, France, like some of other European countries during the 18th century, had entered the age of reason and rationalism. Some of major philosophers whose ideas influenced the French people were rationalists who believed that all truth is proved by reason. Some of these are Montesquieu, Locke, Voltaire, Rousseau. तो आगे आते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में किसकी बात करते हैं? डिवीजन ऑफ पावर्स। तो डिवीजन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? वी मीन जो तीन वो हैं इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, जो तीन कंपोनेंट होते हैं, जुडिशरी गवर्नमेंट के एंड लेजिस्लेटिव। तो डिवीजन ऑफ पावर जो मोंटेस्क्यू का था, द रूल ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक थी, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। इन्होंने कहा ये तीनों एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग बंदों के हाथ में होनी चाहिए जो एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेज रखें। अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा हो रहा है तो लेजिस्लेटिव उसको पकड़ ले, अगर लेजिस्लेटिव पकड़ ज्यादा है तो जुडिशरी पकड़े। तो मतलब एक दूसरे की पावर्स पे चेक रखे ताकि कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके। जबकि फ्रांस में क्या था, जो किंग था उसके पास ये तीनों चीजें थी, एग्जीक्यूटिव भी उसके पास था, जुडिशरी भी उसके पास था, लेजिस्लेटिव भी उसके पास था। अब आप सोचो, अगर सपोज करो कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास तीनों पावर्स हो, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बोल दिया वो लॉ है, जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया वो एग्जीक्यूटिव है। अब लॉ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, भले वो फंडामेंटल राइट्स हो उन्होंने अपने छीन लिए हो। तो जुडिशरी भी अगर वही है तो वो अपने रूल में सुनाएगी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पावर, जब मोदी गवर्नमेंट कोई भी लेजिस्लेशन लेकर आएगी जो फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो जुडिशरी उनको कहेगी दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये एक चेक्स एंड बैलेंसेज है। अगर एग्जीक्यूटिव अपना जो कंट्रोल है मतलब ज्यादा वो करेगा तो ही इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है अगर एग्जीक्यूटिव अपनी बाउंड्री लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो मोंटेस्क्यू ने दिया था, आज हमारी इंडियन पॉलिटी में है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट हैं। जब भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर कुछ भी करने लगता है तो जुडिशरी कह देती है भाई आप ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे आती है, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट। लेकिन अब फ्रांस में क्या था, किंग के पास सारा कुछ था, तो किंग किंग क्या कर रहा था, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। तो नेक्स्ट क्या था, लॉक। तो लॉक ने क्या कहा, ही एडवोकेटेड दैट एवरी पर्सन हैज सर्टेन राइट्स which cannot be taken by any authority. These rights are right to live, right to property, and right to personal freedom. He also believed that any ruler who took away these rights from his people should be removed from the seat of power and replaced by another ruler who is able to protect these rights. तो राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पर्सनल फ्रीडम। अब जी देखिए, ये राइट्स की बात हो रही है तो लोगों को इनलाइटन कर रहे हैं, यार आपके तो राइट टू लाइफ नहीं है, किंग ने बोल दिया तो कभी भी आपकी जान ले सकता है, कभी प्रॉपर्टी आपकी उठा सकता है, कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है। तो लोग क्या हो रहे हैं, इनलाइटन हो रहे हैं। जहां पे मोंटेस्क्यू बता रहा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, जहां पे लॉक बता रहा है राइट्स की बात कर रहा है, तो लोगों को इनलाइटन हो रहे हैं। वोल्टायर, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत काम किया, उन्होंने कहा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। आई माइट डिसएग्री विद योर ओपिनियन बट आई एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर योर राइट टू एक्सप्रेस इट। ये वोल्टायर की बहुत फेमस कोट है। जब भी कोई ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी पे आए तो जो आप कोट कर सकते हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता तो मैं, अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं फेसबुक पे पोस्ट कर सकता हूँ सर ये नहीं ठीक कर रही गवर्नमेंट, या मैं ट्विटर पे ट्वीट कर सकता हूँ, लेकिन उस टाइम आप नहीं कर सकते थे। अगर उस टाइम आप करते, जब कुछ भी करते तो आपको साथ के साथ एग्जीक्यूट कर देते। जहां पे इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, अगर आप खुश नहीं हो तो आप एक्सप्रेस कर सको। लेकिन इंडिया में आज के टाइम पे जो क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अगर आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखोगे, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स ऐसा कुछ है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो उसमें आप देखोगे इंडिया का जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच आज के टाइम पे
ज्यादा वो हो रही है कॉम्प्रोमाइज। और जो हमारा आज के टाइम पे क्या है, गोदी मीडिया एक कंसेप्ट आ रहा है, दिन रात मोदी मोदी मोदी। तो मतलब कोई इश्यूज पे बात नहीं करता, आज मोदी जी ने क्या खाया, आज जी। तो मीन नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द इश्यूज। मतलब एंड जहां पे क्या था, सेंसेशनलिज्म, इतना ज्यादा सेंसेशन है वो। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मीन मीडिया बट अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच रही थी जब इन्होंने आत्मनिर्भर भारत का अनाउंस किया था, तो उसमें मीडिया की हेडलाइन क्या थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो कितने बार बोला, मित्रों। तो मीन एक्चुअल मीडिया को डिबेट करना चाहिए ऑन द कंडीशन ऑफ लेबरर्स, ऑन द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, लेकिन मीडिया भी एक अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आज के टाइम पे इंडियन सोसाइटी में बहुत डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप देखोगे, जहां पे अगर कोई अपना वो करता है, कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, और जो मेजोरिटी को नहीं पसंद, तो वो उसको ट्रोल कर देते हैं जी। इतना ट्रोल होता है, इतना ट्रोल होता है, क्योंकि एक पूरी वो बैठी है। तो फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है या एक्सप्रेशन है, वो आज के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और ये एक डेमोक्रेसी के लिए ना अच्छी बात नहीं है। तो फ्रांस में क्या था, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। तो उसी टाइम वोल्टायर ने क्या कहा, भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, भी आपको जो होना चाहिए, तो लोगों को इनलाइटन किया इस न्यू आइडिया के बारे में। हमारे इंडिया में भी ये इनलाइटन करना चाहिए लोगों को। तो भी ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए। जैसे कश्मीर में वो इंटरनेट बैन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी इंटरनेट बैन को हटाओ, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक इंटरनेट भी एक मीडियम है। तो ऐसे। तो वोल्टायर, रूसो रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट द पीपल हैव country have the right to choose their sovereign. He believed that people can develop their personality best only under a government which is of their own choice. People also got influence from American War of Independence. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, भी लोग अपना सॉवरन खुद चुने, भी सर ये मेरा सॉवरन है। तो लोगों को एक जो डेमोक्रेसी का आइडिया था, भी जो लीडर्स हो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, लोग कहें भी ये मेरे इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एक्चुअली पता क्या है, लोगों को डेमोक्रेसी के ना वैल्यू नहीं पता, डेमोक्रेसी क्या वर्च्यू है। जैसे हमारे पंजाब में हुआ था, एमपी थे सनी देओल, गुरदासपुर से इलेक्ट हुए थे। तो अभी सनी देओल कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। तो गुरदासपुर में आए जब ये 19 लोकसभा के इलेक्शन थे, तो लोगों ने, एक स्टार है, सेलिब्रिटी हैं, तो इनको वोट डाल के जिता दिया, एमपी बना के पार्लियामेंट में भेज दिया। अब जो कोविड-19 की सिचुएशन है, तो अभी सर तो वहां पे बैठे हैं मुंबई में, तो लोग जहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भी सर आ नहीं रहे हम। तो मीन्स लोगों को क्या था, लोगों को एक लीडर वो सिलेक्ट करना चाहिए था जो उनकी बातें सुने, जो उनके पास रहे, उनसे दूर ना रहे। लेकिन लोगों ने, जहां पे कोई डेमोक्रेसी का वर्च्यू नहीं पता, लोगों ने एक बंदे को सेलिब्रिटी स्टेटस के दम पे जिता दिया। तो आप दो चीजों को क्यों मिक्स कर रहे हो? अगर वो सेलिब्रिटी ठीक है, उसकी मूवीज देखो, ऐसा थोड़ी भी उसको आप पॉलिटिशियन बना दोगे। आप मूवीज देखो, ठीक है, ही इज एक्टर, वेरी गुड एक्टर, मैं खुद फैन हूं सनी देओल जी का, लेकिन आप ऐसे थोड़ी पॉलिटिशियन बना दोगे। पॉलिटिशियन बोलना चाहिए जो लोगों के इंटरेस्ट देखे, लोगों की प्रॉब्लम देखे। हाँ जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे एरिया की प्रॉब्लम है, मैं जाके पार्लियामेंट में बोलता हूँ, या मेरा जो फंड है ये लीजिए जी। तो पीपल कैन इलेक्ट देयर ऑन रूलर्स, मीन देयर ऑन लीडर्स। तो डिफरेंट रेवोल्यूशन है, लेकिन आज भी वो इंडिया में प्रॉब्लम है, वो चीज को अभी तक लोग समझ नहीं पाए। लोग वोट दे देते हैं ओके सेलिब्रिटी स्टेटस पे, लोग ये नहीं देखते भी वो क्या, मतलब वो एक्चुअल में तुम्हारी बात सुनेंगे 5 साल के नहीं। तो पीपल आल्सो गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इक्वालिटी की बात हुई, जहां पे डेमोक्रेसी की बात हुई। तो क्योंकि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस के लोग लड़ने गए थे,
तो फ्रांस के लोग जब वहां पे अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, तो वहां के जो आइडियाज थे उनको बहुत अच्छे लगे, और जो बाद में वो जहाँ पे आए, जैसे जनरल लिफायत थे, तो जब इंडिया में आए और जब फ्रांस में आए, तो उन्होंने वो आइडियाज आम लोगों को बताए भी, ऐसे भी कुछ आइडिया चल रहे हैं बाहर। तो ये देखिए, अब इकोनॉमी वीक हो चुकी थी, पॉलिटिकल लीडर कैपेबल नहीं था लुईस सिक्सटीन, और उस टाइम इंटेलेक्चुअल अपना काम कर रहे थे। मॉन्टेस्क्यू बता रहा था सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए सोसाइटी में, लॉक राइट्स की बात कर रहा था, वॉल्टायर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा था, रूसो किसकी बात कर रहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, जहां पे पीपल अपना लीडर खुद इलेक्ट कर सके। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे? तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स यही थे, जब इकोनॉमी वीक हुई तो जो सबसे पहले जो स्टेट बुलाई गई, स्टेट में क्या था, तीनों लोग, जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाया गया। तो स्टेट जनरल बुलाई गई, क्योंकि स्टेट जनरल इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी वीक हो गई थी। अब टैक्स की बात कर रहे थे, टैक्स इंक्रीज करने की बात कर रहे थे, लेकिन वही बात है, जैसे देखिए तीन है, तो एक वोट इसकी, एक वोट इसकी, एक वोट इसकी, तो कोई भी डिसीजन होता था भी उन पर टैक्स लगाने के लिए फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट पे, तो ये दोनों मेजोरिटी में दो वोट करके थर्ड स्टेट का प्रपोजल रिजेक्ट कर देते थे। जब थर्ड स्टेट का वो कर देते थे और नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, टेबल जो साथ में था, एक इनर वो था, इन हाउस टेनिस कोर्ट, वहां पे वो चले गए थर्ड स्टेट के लोग। ये टेनिस देखिए राज्य का कितना लेविश स्टाइल था, टेनिस कोर्ट आज आप बाहर नहीं बना सकते, जो राजे ने अपने महल में बना रखा था टेनिस कोर्ट। तो वहां पे लोग चले गए अंदर, उनको बंद कर दिया। तो वही है, तो जहां पे लोगों ने टेनिस ओथ ली और नेशनल असेंबली को फॉर्म किया, नेशनल असेंबली को फॉर्म किया और डिक्लेयर किया, मतलब ऑल मैन आर इक्वली बॉर्न। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की, सॉरी, तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, भी मोनार्क एक रिप्रेजेंट, एक नॉमिनल हेड होगा, जैसे ब्रिटेन में है अभी। एक्चुअल पावर किसके पास है? लोगों के पास है। तो जहां पे फिर क्या हुआ, जो स्टॉर्मिंग ऑफ, जो बस्टाइल का वो था, एक जेल थी, तो जेल क्या थी, वो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। जब जहां पे जो स्टेट जनरल, जो एक किंग थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे नेकर, जो लोगों की बात करते थे, वो कह रहे थे भी सर, किंग को उसने डिसीजन वो दिया भी आप सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट पे टैक्स लगाना शुरू कर दो। तो किंग किंग ने उनकी बात सुनने के बजाय उनको एक्सपेल कर दिया अपने वहां से, कोर्ट से। लोगों को गुस्सा आया, तो लोगों ने स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल कर दिया। देन वुमेन्स मार्च ऑफ वर्साइल्स, फ्लाई टू बिजनेस, और उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ लुईस 16, और उसके बाद उनकी जो वाइफ थी वो हुए। तो जहां पे दो तरह के ग्रुप बन गए थे, जैकोबियंस एंड आई थिंक ग्रोडियंस, ऐसा कुछ था, एक ग्रुप थे, दो तरह के ग्रुप थे, जैकोबियंस एंड ग्रोडियंस। तो वहां पे आपस में लड़ते रहते थे। एज ऑफ जो था गुलिटिन था, भी लोगों को बहुत मार रहे थे। जहाँ पे रेन ऑफ टेरर की बात हुई, जहाँ पे एंड में आकर एग्जीक्यूशन ऑफ रॉबिस्फियर, जो लोगों को एग्जीक्यूट कर रहा था वो खुद भी एग्जीक्यूट कर दिया, जो ऑर्डर देता था भी इनको डेथ दे दो। एंड उसके बाद जो नेशनल असेंबली को रिप्लेस किया द डायरेक्टरी ने, डायरेक्टरी जो एक लोगों को रूल कर, लोगों के द्वारा इलेक्टेड थी, लेकिन उस डायरेक्टरी को एक मिडिल क्लास का लड़का उठा, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने रिप्लेस किया और खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, मोनार्की से डेमोक्रेसी और फिर से वो मोनार्की तक भी, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडियाज थे वो एंड किसने कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ये सब क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन था। छोटे छोटे इवेंट्स हैं, वो घर पे देख लेना, आपको बेसिक स्टोरी बता दी, ये फैक्चुअल पॉइंट्स थे। तो अभी चेंजेस क्या क्या हुए? चेंजेस ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, it changed by the it changed the political structure of European society and replaced the age of feudalism by heralding the arrival of democracy। तो feudalism क्या था? रिप्रेजेंट कर रहा था हायरार्की को। तो हायरार्की, जहाँ पे पीजेंट्स
को कौन एक्सप्लोर कर रहे थे? लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इस चेंज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड रिप्लेस द एज ऑफ feudalism by heralding the arrival of democracy. There were many significant themes which arose due to impact of this revolution, which have been focus of interest of early socialists. These significant themes included the transformation of property, the social disorder caused by change in political structure and its impact on economic structure. A new class of power holders emerged, the bourgeois. In order to understand more about these themes, we have to learn about the industrial revolution. तो ये जो भी चीजें चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण, एक सोशल डिसऑर्डर हुआ जहाँ जो लोग लड़ रहे थे कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट, तो जो भी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, तो उसको क्या किया, उसको स्टडी करने के लिए जहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट एक डिसिप्लिन डेवलप हुआ। अगर और भी जो चीजें हैं वो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टडी करेंगे। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक और चीज आई थी बाहर, सेकुलरिज्म। तो आगे क्या था, जो चर्च थी वो किंग को कंट्रोल करती थी, जो भी रूलर था। लेकिन सेकुलरिज्म में क्या हुआ, भी चर्च जो स्टेट का गवर्नमेंट के अफेयर्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और जो लोग हैं, जो डेमोक्रेसी है, जो रूलर है, वो अपना काम विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर वो करेगा। तो आपने घर पे जाके देखना है भी वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। तो ये आपका होमवर्क है। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट सेशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखेंगे। तो हमने ये देखा मींस जो पॉलिटिकल चेंजेस थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी की बात हुई, उसके कारण कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस आए, जैसे क्योस एंड अनसर्टेनिटी एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस देख लिए, तो हम ये जो भी होंगे इकोनॉमिक चेंजेस वो हम स्टडी कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो डिसिप्लिन होगा सोशियोलॉजी वो हम डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसका स्कोप क्या है सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी का, और क्या कुछ ये स्टडी कर सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, इन द कमेंट्स। हम अपना बेस्ट करेंगे भी आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें। और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि एक वही विजन है भी यूट्यूब पे जो बेस्ट चैनल बने एक एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हर तरह के कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है। थैंक यू क्लास।